लीबिया से भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। अल-कायदा शहर में तूफानी नदी की शक्ल में बाढ़ का पानी बहता दिखा। 3 मीटर ऊंचाई तक बह रहा है बाढ़ का पानी। लीबिया के जबल अल अखदर शहर में बारिश के कारण बाढ़ आई, सड़कें हुई जलमग्न। लीबिया में बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही। साइनिका नद शहर में बाढ़ का पानी भरा होने से लोग घरों में कैद होने को मजबूर। सामने आई सैलाब की तस्वीरें। लीबिया के अल-बायदा में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। कई कार बाढ़ के पानी में खिलौनों की तरह बहती नजर आई। लीबिया में बाढ़ बारिश से मचा हाहाकार। शहर के आवासीय इलाकों में पानी भर गया। तालाब में तब्दील दिखी सड़कें। मोरक्को में विनाशकारी भूकंप का नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 6.8 तीव्रता की भूकंप की नई तस्वीरों में दिख रहा है तबाही का मंजर। मोरक्को में भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या पहुंची 2000 के पार। मोरक्को में भूकंप के बाद कई इलाकों में भारी तबाही। कई इलाकों में बिजली मोबाइल सेवा ठप हो गई। मोरक्को की मदद के लिए आगे आया स्पेन। स्पेन ने मोरक्को में आए भूकंप के बाद बचाव की मदद के लिए सैन्य दल भेजे। ब्रिटेन ने मोरक्को में भूकंप के बाद खोज और बचाव दल तैनात किए। खोजी कुत्तों की मदद से जीवित बचे लोगों की तलाश जारी है। मोरक्को में भूकंप से तबाही के बाद मोरक्को में किंग ने की बैठक। सशस्त्र बलों को विशेष खोज और बचाव दल और एक सर्जिकल फील्ड अस्पताल जुटाने का आदेश दिया। मोरक्को में भूकंप से भारी तबाही। मोरक्को में भूकंप के बाद पर्वतीय हाउजे प्रांत में नुकसान हुआ। भारत में G20 समिट होता देख बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तानी नागरिक बोले समिट में ना बुलाना हमारे लिए शर्मिंदगी की बात। पता है सब चोर डाकू बैठे हुए हैं तो क्या जरूरत है बुलाने की। सबसे बड़ी चीज है इंसान की इज्जत होनी चाहिए। जब इसकी इज्जत नहीं तो बुलाएगा कौन उसको फिर। G20 समिट को लेकर पाकिस्तानी नागरिकों ने बताई अपने देश की स्थिति। कहा हमारी औकात नहीं कि पाकिस्तान में समिट बुला पाए। कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। हमारा एक्चुअली हालात ही नहीं, हम इस तहश पे आगे हुए हैं कि हमारे हालात ही नहीं है कि हमें वो इनवाइट करें। G20 समिट को लेकर पीएम मोदी की लोकप्रियता पाकिस्तान में और बढ़ी। पाकिस्तानी नागरिकों ने कहा मोदी पर लोग भरोसा करते हैं। माल के लोग हैं, शऊर रखने वाले लोग हैं इंडिया के G20 का समिट आपका इंडिया में हो रहा है। जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, सुपर पावर प्रेसिडेंट है वो आके आपके लैंड पे आके वो बात कर रहा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने विमान में आई तकनीकी खराबी। विमान ठीक होने तक कनाडा तक का प्रतिनिधिमंडल भारत में ही रहेगा। दिल्ली में G20 समिट का हुआ समापन। सबका कल्याण हो इस कामना के साथ पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन के समापन की घोषणा की। भारत ने ब्राजील को सौंपी अगले G20 की मेजबानी। UNSC के विस्तार की भी उठाई गई मांग। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के सामने उठाया खालिस्तान का मुद्दा। ट्रूडो ने कहा समय आ गया है हम हिंसा को रोकने और नफरत को पीछे धकेलने के लिए हमेशा मौजूद रहे। भारत के समर्थन में खुलकर आया तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन ने की भारत की तारीफ। कहा UNSC में भारत का समर्थन करेंगे। दक्षिण एशिया में भारत बड़ा सहयोगी है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने पीएम मोदी को G20 के सफल अध्यक्षता के लिए बधाई दी। एर्दोगन ने कहा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। भारत तुर्की में व्यापार बढ़ाने को लेकर के बात हुई। मोदी ने राष्ट्रपति तुर्की ने एर्दोगन से मुलाकात के बाद किया ट्वीट। लिखा भारत तुर्की के बीच व्यापार बढ़ाने को लेकर बात हुई है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो ने की द्विपक्षीय बैठक के बाद बोले मैक्रो G20 यूक्रेन में शांति के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की एक तस्वीर भी साझा की। ट्वीट कर लिखा वसुधैव कुटुंबकम पूरी दुनिया एक परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों के बीच कृषि, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों के बारे में बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के साथ की बैठक। कहा बेहतर कनेक्टिविटी, व्यापार और प्रौद्योगिकी के मुद्दों पर चर्चा हुई है। G20 से अलग पीएम मोदी ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ स्पेक्ट्रम की समीक्षा करते हुए वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है।
पीएम मोदी ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली ओसमानी के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल होने पर एक बार फिर से बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे से मुलाकात की। कहा, हम स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्र में मजबूत संबंधों की उम्मीद करते हैं। पीएम मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबू के साथ बैठक की। दोनों देशों के बीच बैठक में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर जोर रहा। G20 की सफलता पर रूस ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, भारत की अगुवाई में G20 को मिला सही दिशा। G20 की सफलता से पश्चिमी देशों का वर्चस्व टूटा है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति बाइडेन का ट्वीट लिखा, मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाइडेन ने क्वाड के लिए भारत आने का न्योता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फादर डायस को स्मृति चिन्ह उपहार में दिया। फादर डायस ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के लिए एक निजी चर्च सेवा का आयोजन किया था। G20 देशों को मोदी का रिटर्न गिफ्ट। चंद्रयान 3 का डेटा शेयर करेगा भारत। पीएम मोदी ने कहा, सभी देशों को देंगे रिसर्च की पूरी जानकारी। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने ट्वीट कर लिखा, ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के लिए धन्यवाद। ये एक व्यस्त लेकिन सफल शिखर सम्मेलन रहा। IMF की डिप्टी डायरेक्टर गीता गोपीनाथन का बड़ा बयान। कहा, भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2027-28 तक लक्ष्य पूरा होगा। G20 समिट के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश दुनिया से आए पत्रकारों से मुलाकात की। भारत मंडपम के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में जुटे थे सभी पत्रकार। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में कला और शिल्प मंडल का भी यहां पे दौरा किया, जहां देश भर से आए कलाकारों ने अपनी कला की प्रदर्शनी लगाई थी। दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी मारवाड़ी टी स्टॉल पर भी कुछ देर के लिए रुके। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। भारत में G20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन अलग अलग बैठकें हुई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने तुर्की के राष्ट्रपति और यूरोपीय परिषद के प्रमुख से मुलाकात की। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को सफल बताया। कहा, सम्मेलन में किसी विषय पर चर्चा की गई जो दुनिया के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चीनी प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की। यूरोपीय संघ प्रमुख लेयेन से कहा कि चीन और यूरोप को एकजुट होकर सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर निशाना साधा। G20 पर राजनीति करने पर लगी है बीजेपी। बीजेपी नेता तुहिन सिन्हा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस G20 पर ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। आजादी की लड़ाई किसी एक विचारधारा की जागीर नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को कलंकित करने वाली पार्टी बन गई है कांग्रेस। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। G20 के मेहमानों का स्वागत सोने की थाली में और गरीब बस 5 किलो अनाज के भरोसे। अगला चुनाव इसी भेद को मिटाने के लिए लड़ेंगे। G20 सम्मेलन पर बोले सीएम शिंदे, G20 हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसको पूरी दुनिया ने मान्यता दी। G20 सम्मेलन पर बोले असम सीएम हेमंता बिस्वा, हमारे देश के लिए 2 दिन सौभाग्य का दिन रहा। आजादी के बाद कांग्रेस ने नहीं किया कुछ खास। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी की लीडरशिप को ग्लोबल स्टेट्समैन के तौर पर देखा जा रहा है। G20 के सफल आयोजन पर सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, पीएम के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुई G20 समिट। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को G20 के सदस्यों द्वारा अपनाया जाना ऐतिहासिक है। माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अतीक अशरफ हत्या की न्यायिक जांच की मांग पर सुनवाई। अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों की कस्टडी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। फिलहाल दोनों नाबालिग बाल सुधार गृह में रखे गए हैं। जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर आज राजू एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सिख विरोधी दंगे से जुड़े मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई होगी। भारत का चीन को बड़ा संदेश। लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड। 12 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू के देवक ब्रिज से करेंगे परियोजना का शिलान्यास। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर के टेरर रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का पर्दाफाश। सुरक्षा बलों ने साझा ऑपरेशन में एक महिला समेत लश्कर के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने नायडू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 370 करोड़ के घोटाला मामले में सीआईडी ने चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया है।
असम के सीएम हेमंता बिस्वा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा देश का सबसे पहला घोटाला टाइटल घोटाला था। गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई और इन्होंने गांधी सरनेम रख लिया और डुप्लीकेट गांधी बन गए। बहुविवाह कानून पर बोले असम सीएम हेमंता बिस्वा, दिसंबर तक कानून लाकर बहुविवाह को खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने महिलाओं को बनाया है वोट बैंक। विदेश में राहुल गांधी के गीता के उच्चारण को लेकर बड़ा विवाद। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा आप तो हिंदू हैं ही नहीं। न पितृपक्ष से हिंदू हैं, न मातृपक्ष से हिंदू हैं, और हिंदुइज्म पे ज्ञान दे रहे हैं कि हमारा हिंदुइज्म, आपका हिंदुइज्म, आप तो हिंदू हैं ही नहीं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भारत नाम के विरोधियों पर बोला हमला, कहा इंडिया का नाम बदला जाएगा और भारत रखा जाएगा। जिन्हें दिक्कत हो वो देश छोड़कर चले जाए। इंडिया और भारत पर चल रहे विवाद पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी और आरएसएस को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। से मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। G20 समिट को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे बताया ढाक के 3 पात। कहा ऐसे समिट से नहीं है देश को कोई फायदा। ठाणे में आज मराठा संगठन ने बंद का किया ऐलान। मराठा संगठन के ऐलान का विपक्षी दलों के स्थानीय नेताओं ने किया समर्थन। शरद गुट के नेता जितेंद्र रावण ने उठाया मराठाओं पर लाठीचार्ज का मुद्दा, कहा ठाणे बंद का हम करेंगे समर्थन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी मराठा समाज को आरक्षण देने की कही बात। आंदोलन कर रहे लोगों से की सहयोग की अपील। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक में कई मुद्दों पर किया जाएगा विचार विमर्श। प्रशांत किशोर ने फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार दिल्ली में बीजेपी वालों को मैसेज देने गए थे कि ध्यान नहीं दीजिएगा तो हम उधर भी जा सकते हैं। नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का तरीका है, एक दरवाजे को खोलते हैं और पीछे से एक खिड़की और बगल में एक रोशनदान, दोनों को खोल के रखते हैं। कब किसकी जरूरत पड़ जाए उसके हिसाब से चल रहे। गोसिप चुनाव नतीजों पर बोले यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद, हार जीत लगी रहती है। 2024 के चुनाव में यूपी की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। महाराष्ट्र के अमरावती में सनातन विरोधियों पर गरजे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा मोदी राज में पाकिस्तान में भी होगा हनुमान चालीसा का पाठ। मोदी जी के राज में पाकिस्तान में भी हनुमान चालीसा का पठन होगा। अरे मोदी जी के राज में पाकिस्तान में भी हनुमान चालीसा का पठन होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना, कहा एक सीट जीतने के बाद गुब्बारे की तरह फूले हुए अखिलेश यादव, अगले चुनाव में जनता निकालेगी हवा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को यादगार बनाएंगे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक निकाली जाएगी शौर्य यात्रा। राम मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह में 1 लाख से ज्यादा संतों को वीएचपी ने किया आमंत्रित। कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दी जानकारी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी। संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने राम मंदिर स्थल का जायजा लिया। कि जिस दिन यहाँ राम जी विराजमान होंगे उस दिन दुनिया भर में जहाँ भी हिंदू मंदिर है वहाँ हिंदू मंदिर में सामूहिक इकट्ठा होंगे, उसको एक बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे। राम मंदिर निर्माण का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे आरएसएस नेता सुरेश जोशी ने कहा लोगों में भारी उत्साह है। मंदिर बनने के बाद देश दुनिया से राम भक्त आएंगे अयोध्या। लोग राह देख रहे हैं कि कब प्राण प्रतिष्ठा होगी और मेरा विश्वास है कि यहाँ पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। भविष्य में विदेश में राम भक्त है वो आएंगे, वो बिना बुलाए आएंगे। यूपी के मुरादाबाद में बारिश के बाद जलजमाव। भारी बारिश की वजह से रेलवे स्टेशन पर जलजमाव की तस्वीरें भी सामने आई। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक टेंट गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में सो रहे लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान।
यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक ने पेट्रोल डालकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने मौके से आरोपी को पकड़ा। युवक पर मामला दर्ज कर लिया गया। यूपी के महुआ में एक गांव में मंदिर के बाहर मिला युवक का शव। कल दोपहर घर से निकला था मृतक। हरियाणा के पलवल में ट्रक और कार में हुई जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में दंपति समेत 3 लोगों की मौत हुई, 4 लोग घायल। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार कार ने ठेला ले जा रहे शख्स को मारी टक्कर। टक्कर लगने के बाद शख्स की मौत हुई। यूपी के कासगंज में भारी बारिश के बीच एक बाइक में लगी आग। पेट्रोल के रिसाव की वजह से लगी बाइक में आग। यूपी के अयोध्या में पार्किंग में खड़ी गाड़ी में लगी भीषण आग। देखते देखते जलकर खाक हुई गाड़ी। महाराष्ट्र के ठाणे में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 7 मजदूरों की मौत, 2 लोग घायल। एमपी के बड़वानी में मकान की दीवार भरभरा कर गिरी। हादसे में एक शख्स घायल हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। यूपी के बांदा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। यूपी के बहराइच में सांड ने 3 लोगों को मारी टक्कर। हमले में 2 की हालत गंभीर, इलाज जारी है। नोएडा के सेक्टर 30 में सुप्रीम कोर्ट की वकील रेणु सिंघल की हत्या से मचा हड़कंप। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। देहरादून मेरठ हाईवे पर कार सवार युवक स्टंट करते आए नजर। कार पर सवार होकर कर रहे थे स्टंटबाजी। युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के देवरिया में हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश में हत्या मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। यूपी के सहारनपुर में लूटपाट करने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल समेत बाइक भी बरामद की गई है। यूपी के देवरिया में कच्ची देसी और अंग्रेजी शराब पर चला गया बुलडोजर। पुलिस ने 3000 लीटर से ज्यादा शराब को नष्ट किया। यूपी के सीतापुर में एक गांव के लोगों ने पकड़ी मांस से भरी कार। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करीब 140 लीटर अवैध शराब ले जाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के हमीरपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। हत्या कर आरोपियों ने सड़क किनारे फेंका शव। महाराष्ट्र में सुपारी तस्करी का भंडाफोड़। 32.31 करोड़ रुपए की सुपारी की गई जब्त। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के इन्वर्टर और बैटरी भी बरामद की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। 5 सालों से पुलिस कर रही थी आरोपी की तलाश। यूपी के बदायूं में गाय पर एक शख्स ने भाले से किया हमला। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के रायबरेली में मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस। ठेले पर मरीज को अस्पताल ले जाते हुए वीडियो हुआ वायरल। यूपी के एटा में एक बहू ने अपनी ससुराल के बाहर दिया धरना। ससुराल वालों ने महिला के लिए नहीं खोले दरवाजे। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के मैनपुरी में शरारती तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा को पहुंचाया नुकसान। स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। यूपी के महोबा में 20 सड़क दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के बलिया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरी की 2 बाइकों को पुलिस ने किया बरामद। 2 बाइक चोरों को भी गिरफ्तार किया। यूपी के बांदा में एक कैदी के अस्पताल में हुई मौत। पास्को एक्ट के तहत जेल में बंद था आरोपी। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में करवाया गया था भर्ती। यूपी के एटा में सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख को दिखाई दबंगई। जमीन पर कब्जा करने को लेकर लोगों के साथ मारपीट की गई। जतीवाड़ा में पूर्व केबल ऑपरेटर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने स्कूटी, मोबाइल और ई-रिक्शा बरामद किया है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया। बेरोजगारी को नौकरी दिलाने के नाम पर किया करते थे ठगी। दिल्ली के संगम विहार में दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। पुराने विवाद को लेकर 8 नाबालिगों ने युवक को पीटा, फिर चाकू गोदकर हत्या कर दी। दिल्ली के संगम विहार में सरेआम मर्डर के सभी आरोपी नाबालिग। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में पुणे से लौट रहे शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतक के शरीर पर चोट के निशान। यूपी के एटा में तालाब में मिला युवती का शव मिलने से मची सनसनी। मृतक के युवती के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान। पुलिस जांच में जुटी।
यूपी के गोंडा में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल राम जानकी धर्मशाला व्यापारी सम्मेलन में हुए शामिल। विपक्षियों पर भी नितिन अग्रवाल ने जमकर निशाना साधा। तमिलनाडु के नीलगिरी में एमराल्ड बांध क्षेत्र के पास 2 बाघिनें संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई मृत। मामले की जांच जारी है। यूपी के कासगंज में मूसलाधार बारिश की वजह से बिजली घर में भरा पानी, कई इलाकों की बिजली सप्लाई हुई ठप। दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। जल भराव की वजह से लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। लेबनान में संकटग्रस्त फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के फतेह समूह और इस्लामी गुटों से खूनी संघर्ष, 3 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। ग्रीस की राजधानी एथेंस में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। बाढ़ बारिश से 15 लोगों की मौत हुई। बाढ़ से जानमाल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। रूस ने कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चुनाव कराया है। मारियोपोल में मतदान के आखिरी दिन मतदान केंद्र पर वोट देने आए लोगों ने कहा, हम अपना नागरिक कर्तव्य पूरा करने आए हैं। रूस के 79 क्षेत्रों और 4 यूक्रेनी क्षेत्रों में स्थानीय चुनाव में रविवार को मतदान जारी रहा, जिन्हें मॉस्को ने पिछले साल अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र में हो रहे मतदान की कीव और पश्चिमी देशों ने निंदा के कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। वियतनाम की 2 दिवसीय यात्रा पर हनोई पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। स्वागत समारोह में शामिल हुए बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और वियतनामी कम्युनिस्ट प्रमुख ने बैठक के बाद संबंधों में सुधार की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वियतनाम की अपनी पहली यात्रा के दौरान जलवायु मुद्दों और रेल मार्ग पर चर्चा की। G7 और G20 देशों द्वारा पूरे अफ्रीका महाद्वीप में रेल मार्ग बनाने की बात भी कही। वियतनाम के हनोई में जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, कहा, चीन के साथ शीत युद्ध शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वियतनाम समझौता वैश्विक स्थिरता से संबंधित है। चीन ने नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया। सैटेलाइट या ओगान 40 को ले जाने वाले लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट का एक संशोधित संस्करण लॉन्च किया गया। लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला द्वारा किया गया 427वां मिशन था ये। प्रिंस हैरी ने 2023 इनविक्स गेम्स के उद्घाटन से पहले डेसलफोर्ड सिटी हॉल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इनविक्स गेम्स घायल सैनिकों, महिला सैनिकों और दिग्गजों के लिए एक ओलंपिक शैली का कार्यक्रम है। मोसाद प्रमुख ने ईरान के दिल में बैठे अपराधियों को मारने की कसम खाई। तेहरान पर घातक हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया। जापानी विदेश मंत्री येसिमासा हयासी का यूक्रेन दौरा। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ बातचीत की। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इजराइल में न्यायिक ओवरहॉल